वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके पहले दो एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी अब हाई हो गया होगा जब आप सेकंड सेमेस्टर के दो क्वेश्चंस पेपर देकर आ चुके होंगे। अब आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं उनका इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है नेक्स्ट, और जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज हम आपके लिए अपने पिटारे में से क्या निकाल कर लाए हैं। जल्दी से गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आज हम इस वीडियो में क्या कवर अप करने वाले हैं। एक सरप्राइज आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या सरप्राइज है। सरप्राइज इज दैट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। बच्चों की भारी डिमांड पर हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए कुछ लेकर आए हैं। ये जैसे हमने मैथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज प्रोवाइड कराए थे और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए एग्जाम हॉल में, तो वैसे ही अब हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ लेकर आए हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे उम्मीद श्रृंखला के अंतर्गत। यानी कि उम्मीद श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद भरती है उस सब्जेक्ट को लेकर। आज हम उम्मीद श्रृंखला में जो करने वाले हैं वो है 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि इसका हम आज पार्ट 1 करेंगे। इस उम्मीद श्रृंखला के अंतर्गत हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। देखिए, यहाँ से आपका सेक्शन ए तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिकल का जो एक टच है वो डे बाय डे बनता रहेगा। यानी कि लगभग हमारे यहाँ पर इस सीरीज के 5 पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। यानी कि हर पार्ट में हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, तो हम 50 क्वेश्चन लगभग इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दैट मीन्स कहने का ये है कि हर एक यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन आपका इन्वॉल्व रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे जो बार बार पूछे गए हैं, तो वहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा अदर सब्जेक्ट्स की तरह ही कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो बच्चों की भारी डिमांड पर ये सीरीज उनके लिए हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का, इस सीरीज का लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम हॉल में उनके अंदर एक जो उम्मीद है, एक कॉन्फिडेंस जो है अदर सब्जेक्ट्स की तरह ही बना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पर बताना है। तो जनरली अगर मैं बताता हूँ तो आइडियल मीन्स होता है जिस चीज़ को हम मानकर प्रैक्टिकल करते हैं कि हाँ ये वैल्यू हमको लेकर आनी है, वो आइडियल होता है। जैसे आप अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि मेरे लिए ये आइडियल पर्सन है, दैट मीन्स आप उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो वही चीज़ होती है आइडियल मीन्स परफेक्ट। तो एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका काम है वोल्टेज प्रोवाइड कराना, तो वो कंप्लीटली वोल्टेज प्रोवाइड कराए विदाउट एनी ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज इन द सर्किट, वो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। ठीक है, वहीं पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वो हो जाएगा जो आपका जब सर्किट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो कंप्लीटली अपनी सर्विस नहीं दे पा रहा है, कंप्लीटली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। अब इसको आप एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट वोल्टेज ये आपको प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स मेंटेन ए कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ द लोड करंट। यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोड करंट क्या है ना, लोड करंट कुछ भी हो, वो कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखता है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज तभी मेंटेन रहेगी जब जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पास होगा। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल वो जीरो होना चाहिए, तभी वो एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर पाता है। जैसे नो इंटरनल रेजिस्टेंस इंप्लाइंग नो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सोर्स। मतलब
सोर्स के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस के कारण ही वोल्टेज का ड्रॉप या करंट ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में। अब अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वेरिएबल वोल्टेज आपको देखने को मिलती है। वेरिएबल वोल्टेज मतलब वोल्टेज आउटपुट डिक्रीज स्लाइटली एज द लोड करंट इंक्रीज। मतलब जैसे जैसे लोड करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगा, या फिर करंट डिक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा। दैट मीन्स वेरिएबल वोल्टेज आपको प्रोवाइड कराता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर जीरो नहीं होता है, हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उस वोल्टेज सोर्स का होता है। दैट्स मीन्स causing a voltage drop within the source when the current flow। मतलब जब किसी सोर्स में करंट फ्लो हो रहा है तो ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस था बिटवीन द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल की इस सीरीज में आपको कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं और मैटर भी आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, सीरीज कैसी आपको लगेगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल। यानी कि पहली यूनिट में ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होकर बार बार पूछा जाता है। तो जैसे यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इन सब एलिमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, मतलब बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना है और कुछ एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बतानी है। तो अगर मैं यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स एक्चुअली वो एलिमेंट्स होते हैं जो करंट फ्लो को अलाउ करते हैं केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में। वहीं पर बायलेटरल जो दोनों डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। वहीं पर एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को सर्किट में, और पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी को सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, वो केवल और केवल एनर्जी को स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगर मैं यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो यूनिलेटरल्स एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करें, वो आपके यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि डायोड, आपने डायोड पढ़ा है सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यानी कि वहाँ पर आपके डायोड में जो करंट फ्लो होती है वो एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो देखने को मिलता है, तो वो आपका यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाता है। बायलेटरल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शन, जैसे कि रजिस्टर होता है। यानी कि जो रजिस्टर है उसमें अगर आप करंट फ्लो कराएं तो सोर्स अगर आपने इस तरीके से लगाया है तो करंट इधर भी फ्लो हो सकता है, अगर सोर्स आपने इस तरीके से लगाया है तो करंट इधर की डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो देखने को मिल जाएगा। वहीं पर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं कैन इंट्रोड्यूस एनर्जी इनटू द सर्किट, जो सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जैसे बैटरी हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, तो दीज आर द एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और पैसिव एलिमेंट्स की बात करूं तो ये आपके एनर्जी को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, मतलब सप्लाई नहीं देते हैं, बट स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं एनर्जी को। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रजिस्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर एनर्जी को डिसिपेट करता है, मतलब एनर्जी हीट की फॉर्म में निकालता है। ठीक है, और कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये कैसे सोर्सेज हो गए, पैसिव एलिमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ड्राइव कीजिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय ए प्योर इंडक्टर इज जीरो। ये हमें ड्राइव करके दिखाना है कि कंडक्टिव जो मतलब प्योर इंडक्टर जो है वो एवरेज पावर कंज्यूम करता है वो जीरो होती है। ठीक है, बेसिकली आगे भी ये क्वेश्चन आएगा
तो हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहले आज हम इसको ड्राइव करके कर लेते हैं, और अगर वो एक्सप्लेन कराता है या इसका रीज़न पूछता है कि क्यों एवरेज पावर कंज्यूम करता है प्योर इंडक्टर जीरो, तो वो हम फिर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में उसको करेंगे। यहाँ पर उसने ड्राइव कराया है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दो तीन तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो ड्राइव करा लेगा, फिर डिस्क्राइब करा लेगा, फिर आपसे रीज़न भी पूछ सकता है, और एक आपको ग्राफ के हेल्प से भी बताना पड़ेगा प्योर इंडक्टर की जो पावर कंजप्शन होती है एवरेज, वो जीरो होती है। तो इन तीन चार तरीके से पूछ एक ही चीज़ रहा है, लेकिन घुमा फिरा कर आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई करंट है आई टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने मान लिया कि एक प्योर इंडक्टर सर्किट है, जिसमें हमने प्योर इंडक्टर है, तो यानी कि एक इंडक्टर एल लगाया हुआ है। वहाँ पर जो करंट हमने अप्लाई किया हुआ है या करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है, वो आई टी इक्वल्स टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम यहाँ से जो वोल्टेज है वो अगर हम निकालें तो वो क्या होती है, वी टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो दैट मीन्स द वोल्टेज वी टी इज गिवन बाई एल डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर हम आई टी की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर देते हैं, तो वी गेट वी टी इक्वल्स टू एल डी अपॉन डी टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने वैल्यू पुट की और फिर इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो आई नॉट तो आपका कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो एल आई नॉट हो गया, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का आप करेंगे तो वो ओमेगा भी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वी टी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। तो चूंकि हम पावर कंज्यूम्ड की बात कर रहे हैं, और पावर क्या होता है, वी पी इक्वल्स टू वी आई होता है। ठीक है, अब आपके पास v की वैल्यू भी है, आपके पास i की भी वैल्यू है, तो पावर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो द इंस्टेंटेनियस पावर pt इज pt इक्वल्स टू वी टी इंटू आई टी। ठीक है, वी टी इंटू आई टी यहाँ पर होता है, दोनों की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ वी गेट pt इक्वल्स टू वी टी हमें मिला है एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और आई नॉट मिला है आई टी मिला है आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों वैल्यूज जब आपने रखी तो यू गेट एल आई नॉट स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि आप इंडक्टर में जो पावर कंज्यूम हो रही है वो किस तरीके से आप निकाल रहे हैं। यहाँ पर एवरेज पावर हमें कैलकुलेट करनी है। तो पावर हमें पता चल गया v इंटू आई होता है, v की वैल्यू भी हमने रख दी, i की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, तो हमें पावर यहाँ से मिल जाती है। ठीक, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी आ रही है कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लुक्स लाइक दैट कि कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू होता है हाफ साइन टू ओमेगा टी के। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, देन यू गेट पी टी इक्वल्स टू एल आई नॉट स्क्वायर ओमेगा वन अपॉन टू साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को रख लेंगे और इसको अरेंज करेंगे, देन यू गेट वन बाई टू एल आई नॉट स्क्वायर ओमेगा साइन टू ओमेगा टी। ये आपके पास पावर पीटी की वैल्यू आ जाती है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। तो एवरेज पावर वन फुल साइकिल के लिए क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ द पीटी ओवर ए पीरियड। मतलब जो हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं जो कि प्योर इंडक्टर कंज्यूम कर रहा है, वो क्या होगी, एक फुल साइकिल के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ पीटी होगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो इसका मतलब है कि पी एवरेज इक्वल्स टू वन अपॉन टी, जीरो से टी और पी टी डी टी। यहाँ पर ये हो जाएगा पी एवरेज जब हम फुल साइकिल की बात करते हैं। तो अब हम इस पी टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, वन अपॉन टू एल आई नॉट स्क्वायर ओमेगा साइन टू ओमेगा टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सिंस साइन टू ओमेगा टी इज एन ऑस्किलेटिंग फंक्शन विद जीरो एवरेज वैल्यू ओवर द वन पीरियड। मतलब जब एक कंप्लीट पीरियड होता है तो इस ऑस्किलेटिंग फंक्शन की जो वैल्यू है साइन टू ओमेगा टी की, वो एवरेज वैल्यू क्या आती है, जीरो ही आती है। तो जब ये एवरेज वैल्यू जीरो है और हम पी एवरेज ही यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसकी जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा एक पीरियड के लिए, यानी कि जीरो से टी के लिए। तो जब आप इसको जीरो पुट करेंगे तो दैट मीन्स जो पी एवरेज होगा इट विल बी बिकम जीरो। तो यहीं पर हम देखते हैं आगे। तो देयरफॉर
द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द प्योर इंडक्टर इज पी एवरेज इक्वल्स टू 1/t, और ये टर्म पूरी हो गई है 0, तो इट्स बिकम 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो एवरेज पावर कंज्यूम हो रही है प्योर इंडक्टर में वो 0 होती है। यही आपसे ड्राइव कराया था, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ड्राइव करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेन करने की वजह से आपका को लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, लेकिन अगर आप इसको करने बैठेंगे तो विद इन 4 to 5 मिनट्स आप इसको कर देंगे पूरे डेरिवेशन को। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट, आर दिया हुआ है आपको 2 ओम, एल दिया हुआ है 2 मिली हेनरी, और सी दिया हुआ है 10 माइक्रो फैरेड। तो क्या पूछा है, फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी है और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 1/2 और स्क्वायर रूट में एल सी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वहीं पर क्वालिटी फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, और क्यू की वैल्यू होती है 1/r स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन सी, क्योंकि हम आर एल सी सर्किट की बात यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम सारी वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है आर एल और सी। तो वी नो दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ नॉट से इंडिकेट करते हैं, फॉर आर एल सी सर्किट इज गिवन बाई एफ नॉट इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। आपके पास एल की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है, बस आप इसको यूनिट में चेंज कर लेंगे एसआई। ये मिली हेनरी में दिया हुआ है तो आप इसको हेनरी में चेंज कर लेंगे 2 × 10⁻³ और फिर ये माइक्रो फैरेड में दिया हुआ है तो आप इसको फैरेड में चेंज कर लेंगे। दोनों वैल्यूज जब आप पुट करेंगे आप इसको अपने आप से कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके देखेंगे तो यू गेट एफ नॉट इक्वल्स टू 11.26 हर्ट्स। तो यहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 1126 हर्ट्स। क्लियर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1.126 किलो हर्ट्स। तो ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/r स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। आपके पास सारी वैल्यूज है, आर भी है, एल भी है और सी भी है। सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे देन फाइनली यू गेट क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू 7.07। कैलकुलेटर से आप ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या क्वालिटी फैक्टर पूछता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इन विच ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इंक्रीजिंग at a rate of 0.4 ampere per second then represent a power flow of 0.4 watt। तो पहले यहाँ पर क्या पूछा है कि फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एल की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गिवन दैट कि करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.2 एम्पियर, फिर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द करंट यानी कि डी आई अपॉन डी टी, समय के साथ जो करंट इंक्रीज हो रहा है वो है 0.4 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड 0.4 एम्पियर का इंक्रीमेंट हो रहा है करंट में। देन जो पावर है वो 0.4 वॉट है और एल की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। आई होप सारी वैल्यूज आपको क्लियर हो गई होंगी जो जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई हैं। तो जो पावर होती है, जो पावर स्टोर हो रही है इंडक्टर में, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो किस तरीके से हम लिखेंगे, वो होती है, अभी हमने लिखा था हाफ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर हाफ एल डी आई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, जो पावर स्टोर होती है इंडक्टर में, है ना, तो वो यहाँ से हो जाएगी। और अगर मैं इसको और लिखूँ फर्दर तो ये हो जाएगा आपका एल आई डी आई अपॉन डी टी। किस तरीके से होगा अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, द पावर पी स्टोर इन एन इंडक्टर इज गिवन बाई हाफ ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी का स्क्वायर। लेकिन पावर जो फ्लो है
वो रिप्रेजेंट करती है रेट एट विच द एनर्जी इन इज बीइंग सप्लाई टू द इंडक्टर। जो पावर का फ्लो है वो ये रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पर पावर फ्लो दिया हुआ है बेटा, है ना। तो जो पावर का फ्लो है वो रिप्रेजेंट करती है कि कितना एनर्जी सप्लाई हो रही है इंडक्टर को, तो वो हो जाएगा LI/DI/dt। समझ गए यहाँ से कि पावर जो स्टोर होती है वो तो ये है, लेकिन कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है या कितना एनर्जी सप्लाई कर रही हैं वो पावर फ्लो कहलाता है। दैट्स द LI/DI/dt। ये सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करेंगे जो जो वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पर। देन P की वैल्यू 0.4 है, L आपसे पूछा है, I की वैल्यू 0.2 है, और चेंज इन करंट यानी कि करंट जो इंक्रीज हो रही है वो 0.4 फैक्टर के साथ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा L5 हेनरी। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंडक्टर की वैल्यू मिल जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि L की वैल्यू कैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल वे में मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस आराम से इस वीडियो को वन बाई वन करके आराम से देखते जाना है। ठीक है, चलिए किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। आगे पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लिप रिंग्स इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स में स्लिप यूज की जाती है, स्लिप रिंग्स यूज की जाती हैं, तो उनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, वो यहाँ से पूछा है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो एक फंक्शन होता है कि रिड्यूस करते हैं स्टार्टिंग करंट को, जो स्टार्टिंग करंट इंडक्शन मोटर में फ्लो होता है उसको कहीं ना कहीं ये स्लिप रिंग्स रिड्यूस करने का काम करती हैं। दूसरा, स्मूथ एक्सेलरेशन बनाती हैं, इनेबल करती हैं स्मूथ एक्सेलरेशन। इन रिंग्स की हेल्प से जो एक्सेलरेशन है वो स्मूथ तरीके से होता है, और ये बेसिकली कंट्रोल करती हैं स्टार्टिंग टॉर्क को और स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द मोटर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे यहाँ पर फंक्शंस के रूप में पूछे गए हैं स्लिप रिंग के। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, स्लिप रिंग इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले आप लिखेंगे कनेक्ट एक्सटर्नल रजिस्टर टू द रोटर बाइंडिंग, मतलब ये क्या करती है कि कनेक्ट करती है एक्सटर्नल रजिस्टर को रोटर वाइंडिंग से। दूसरा, अलाउ करती है टू कंट्रोल द स्टार्टिंग टॉर्क एंड द स्पीड ऑफ द मोटर, यानी कि ये कंट्रोल करने का काम करती है जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का या स्टार्टिंग स्पीड जो होती है उससे क्या करती है, रिड्यूस करती है स्टार्टिंग करंट को। जब ये टॉर्क और स्पीड को कंट्रोल करेगी तो वहां से क्या होगा, रिड्यूस होगा स्टार्टिंग करंट। ठीक है, और फिर इनेबल हो जाएगा स्मूथ एक्सेलेरेशन, मतलब इस टॉर्क को उसने कंट्रोल कर लिया, स्पीड को स्टार्टिंग कंट्रोल कर लिया, तो जो एक्सेलेरेशन है वो स्मूथ तरीके से हो पाएगा। ठीक है, और आगे फैसिलेट स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द रोटर रेजिस्टेंस, मतलब रोटर रेजिस्टेंस को वेरी कराकर ये फैसिलेट करती है स्पीड ऑफ द मोटर को। ठीक है, आई होप ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं इन फंक्शंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि स्लिप रिंग्स प्रोवाइड ए वे टू मॉडिफाई रोटर सर्किट करेक्टरिस्टिक्स, मतलब रोटर सर्किट जो मोटर है उसके सर्किट की करेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करने का काम करती हैं स्लिप रिंग्स, है ना। एनहेंसिंग मोटर परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द स्टार्टअप एंड ऑपरेशन, और इससे क्या होता है, इससे एनहेंस होता है मोटर का परफॉर्मेंस और कंट्रोल होता है पूरा स्टार्टअप या ऑपरेशन जो मोटर का परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मतलब जब हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम फेस होती हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। मतलब इलेक्ट्रिकली अगर हम कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कहीं पर भी, ऑफिस में, घर पर, कहीं पर भी, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको बतानी है, लेकिन उसमें से 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 या 5 आप कोई से भी मेंशन कर सकते हैं। जनरली अगर आप नॉर्मली देखते हैं घरों में जब इलेक्ट्रिक काम होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, जैसे इन प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं हो पाती,
है ना, वो एक प्रॉब्लम है। नॉर्मल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम की यहाँ पर बात हो रही है। ओवरलोडेड सर्किट ड्रॉ हो जाता है। इनकरेक्ट वायर साइजिंग होती है, मतलब जो वायर की साइज होती है वो इनकरेक्ट तरीके से होती है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे आउटलेटेड वायरिंग जो होती है वो सही नहीं हो पाती है ना। इनसफिशियंट आउटलेट्स दिए जाते हैं, मतलब जैसे हमें रूम में 5-6 प्लग्स की जरूरत थी लेकिन 1-2 ही प्लग्स आपको दिया गया, तो इस तरीके की ये कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या आप लिखेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में? इन प्रॉपर ग्राउंडिंग, ओवरलोडेड सर्किट, इनकरेक्ट वायरिंग साइज, मतलब साइज का पता ही नहीं है वायर कौन सा यूज होगा लोड के अकॉर्डिंग, है ना। लॉस कनेक्शंस, कनेक्शन के लॉस उस वजह से हमें देखने को मिल जाते हैं। इन एडिक्वेट इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इम्प्रॉपर सर्किट प्रोटेक्शन, जो सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए हमें मेंटेनेंस देखनी है या फिर हमें ध्यान रखना चाहिए था, वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। और क्या देख सकते हैं आप प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम जैसे पुअर वर्क्समैनशिप, मतलब जो काम करने वाला है वो कहीं ना कहीं उसमें जो टेक्निकल स्किल्स थी उनकी लैक देखने को मिलती है। आउटडेटेड वायरिंग आप यूज कर देते हैं, ठीक है। इनकम्पैटिबल कंपोनेंट्स आप यूज कर देते हैं। देखिए आउटलेट वायरिंग का मतलब यहाँ पर ये है, जब आप दिवाली या फिर किसी फंक्शन के लिए कोई भी वायर खरीदने जाते हैं तो आप कहीं पर भी उसकी एक्सपायरी नहीं देखते हैं, तो वो आउटेड वायरिंग में आता है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है ना। लैक ऑफ प्रॉपर लेबलिंग, यानी कि जो प्रॉपर लेबलिंग करनी थी वायर्स की या इलेक्ट्रिक सर्किट इंस्टॉलेशन की, वो नहीं हो पाती है। इनसफिशियंट आउटलेट, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, और इनकरेंट पोलरिटीज, मतलब कभी कभी ये होता है कि आपको किसी स्विच में इन्वर्टर का कनेक्शन देना था, वहां पर आपने डायरेक्ट केवल बिजली का कनेक्शन दे दिया। तो इस तरीके से इनकरेक्ट पोलरिटी या इनकरेक्ट जो कनेक्शंस हैं वो कॉमन प्रॉब्लम्स हमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, और इनफ होंगे 4 पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिर से देखिए वही पूछा गया है। डेस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल। यही एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब कराए गए हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल और एक्टिव एंड पैसिव। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में हो, बाइलेटरल वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ करंट दोनों डायरेक्शन में हो। तो यूनिलेटरल कौन से हो गए, डायोड, और बाइलेटरल हो गया आपका रजिस्टर। और एक्टिव जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स या वो एलिमेंट्स होते हैं जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराएं, जैसे कि आपकी बैटरी या फिर ट्रांजिस्टर। और वहीं पर पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी को स्टोर या डिसिपेट करते हैं सर्किट के अंदर। तो वो आपके पैसिव एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि रजिस्टर एंड कैपेसिटर। क्लियर, यही हम डिस्कस करें हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। तो आप लिखेंगे कैसे, वही चीज आपको लिखनी है। अलाउ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, जैसे कि डायोड, और बाइलेटरल अलाउ द करंट फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन, जैसे कि रजिस्टर। और वहीं पर एक्टिव एंड पैसिव की अगर हम बात करें तो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं कैन जनरेट एनर्जी और प्रोवाइड द गेन, जैसे कि बैटरी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। वहीं पर अगर हम पैसिव एलिमेंट की बात करें तो कैन नॉट जनरेट एनर्जी और प्रोवाइड द गेन, दे आर स्टोर या फिर डिसिपेट द एनर्जी, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो दीज आर द पैसिव एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। क्लियर हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए उसी तरीके से पूछा गया है जैसा कि पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग एलिमेंट्स ब्रीफली, इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स। वहां पर आइडियल वोल्टेज सोर्स और वहां पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को डिस्कस कराया गया था। यहाँ पर इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स पूछ लिया गया है और आइडियल करंट सोर्स यहाँ पर पूछा गया है। तो जनरली इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की मैं बात करूं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स ही यहाँ पर एक्चुअली पूछा जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो मेंटेन वोल्ट या फिर हम बोलें कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो जीरो रहता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट ही आपका बना रहेगा, चाहे करंट में कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए। तो वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है।
ऐसे ही आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर करंट कांस्टेंट बना रहेगा चाहे वोल्टेज में कितना भी वेरिएशन करा लिया जाए। और इसी वजह से यहाँ पर इसका जो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोबेबिलिटी को ये शो करता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द करंट, मतलब करंट कुछ भी हो यहाँ पर मेंटेन रहेगी कांस्टेंट वोल्टेज। दूसरा, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, इंटरनल जीरो। वहीं पर कैन सप्लाई द इनफाइनाइट करंट, यहाँ पर ये जो करंट सप्लाई करेगा ये इनफाइनाइट करंट को सप्लाई करेगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो परफेक्ट बैटरी जो है एक एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें सेकंड। तो इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, ये मेंटेन करता है कांस्टेंट करंट चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, चाहे वोल्टेज घटे या बढ़े, देयर इज नो प्रॉब्लम। वहीं पर इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और कैन सप्लाई एनी वोल्टेज, ये कोई भी वोल्टेज हो, देयर इज नो डिस्कशन या फिर उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। और एग्जाम्पल की बात करें तो परफेक्ट करंट जनरेटर, जो परफेक्ट करंट जनरेटर होता है वो एक आइडियल करंट सोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडल करंट, जो कि है I इक्वल्स टू आई एम साइन अल्फा इन वन कंप्लीट साइकिल। यानी कि यहाँ पर हमें आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइनोसोडल करंट के लिए, जो कि है I इक्वल्स टू आई एम साइन अल्फा एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। जनरली होता क्या है कि आई आर एम एस वैल्यू जो है वो कैसे आपको मिलती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द आर एम एस वैल्यू ऑफ द साइनोसोडल करंट इज गिवन बाई आई आर एम एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ में आपका 1/t और इंटीग्रल यानी कि साइकिल के टाइम इंटरवल के साथ 0 to t आई स्क्वायर इंटू डी टी, जहाँ पे t जो है वो पीरियड ऑफ द साइनोसोडल फंक्शन है, मतलब एक जो कंप्लीट साइकिल का पीरियड है वो यहाँ पर t हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूट द गिवन करंट, जो करंट की वैल्यू होती है, क्योंकि आपको करंट की वैल्यू दी हुई है आई एम साइन एल्फा, तो आई टी इक्वल्स टू है आई एम साइन एल्फा। एल्फा जो है यहाँ पर ओमेगा टी है और जो टाइम है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आई आर एम एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/t, लिमिट हो जाएगी 0 से t तक, और आई एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर जब हम खोलेंगे इसका तो ये हो जाएगा आई एम का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और चूंकि आई एम होल स्क्वायर है और ये एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स आई एम स्क्वायर रूट ऑफ 1/t लिमिट 0 to t इंटीग्रल की साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, आपको ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब जब फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आगे देखते हैं क्या है कि इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो जब हम इस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। चूंकि क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2a/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो 0 से t लिमिट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, क्योंकि हम इसका इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने ये वैल्यू इस तरीके से ब्रेक कर ली। तो यहाँ पर दो टर्म अब आपके पास बन गई 1/2 और यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा t/2। तो 1/2 बाहर ले लिया हमने, 0 to t 1 का डिफ्रेंसिएशन वो सॉरी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, और फिर जो सेकंड टर्म है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ, ये हो जाएगा 0 से t 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा t, और बाहर हो जाएगा आपका dt। ठीक है, और जब इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो एक टर्म आपके पास ये बन जाएगी और दूसरी टर्म इंटीग्रल के साथ ये बन जाएगी। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, फर्स्ट टर्म इज दैट एंड सेकंड टर्म इज दैट। ठीक है, जब आप इवेल्युएट करेंगे तो किसी कांस्टेंट का जो इंटीग्रल होता है वो वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं लिमिट रखने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा,
टी से ज़ीरो लिमिट रखेंगे आप, मतलब जीरो से टी, तो टी माइनस जीरो आपको मिलेगा यहाँ पर, तो वो आपको टी मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मिल गया टी बाई टू। अब जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट बिकम्स ज़ीरो। कैसे, देखिए, कॉस टू ओमेगा टी का हो गया साइन टू ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, टू ओमेगा। अब जब आप लिमिट रखेंगे, पहले टी आप लिमिट रखेंगे, फिर आप जीरो लिमिट रखेंगे, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू गेट द जीरो। यहाँ पर आपको जीरो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू होती है टू पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, टू पाई अपॉन ओमेगा। जब ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे देन यू गेट जीरो, तो ये टर्म आपका आ गया जीरो, और ये हो गया आपका टी बाई टू। तो देन यू गेट द इंटीग्रल ऑफ द कॉस टू ओमेगा टी ओवर ए कंप्लीट पीरियड इज जीरो। वही चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। चलिए ये वैल्यू हम सारी पुट कर देते हैं, तो दैट मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन है, ये वाली टर्म, ये आपके पास क्या आई है, टी बाई टू। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन टी बाई टू, तो टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट वन अपॉन टू। तो दैट मीन्स आई एम तो ऑलरेडी बाहर था, और स्क्वायर रूट में टू आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये आई आर एम एस वैल्यू हो गई है जो यहाँ पर पूछी गई थी एक साइनोसोडल करंट के लिए कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो करंट की IRMS वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन 10 जो था वो अब हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बन के उड़ गया है। तो दैट मीन्स आज का जो सेशन था वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी के कहने पर मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। कैसी आपको ये सीरीज़ लगी, कैसा ये जो हम यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कुछ मैटर प्रोवाइड कराने की, वो आपको हमारी कोशिश कैसी लगी, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आपका कोई सजेशन हो फर्दर तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हम उस पर इम्प्लीमेंट करें और बेहतर तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या है तो 8273708952 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपको पढ़ने में या फिर तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बेहिचक आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले आप वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ताकि सभी बच्चे इस इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का, जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, वो सब अपने टॉपिक्स कवर कर सकें और सेक्शन ए जो है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गनेस अपनी बना सकें, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा है तो हमने थोड़ा सा डीपली भी डिस्कशन किया है, तो दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल का रिविजन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब इस श्रृंखला के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।